Hello aspirants, welcome to Bodhi Oracle. This is PYQ रिवीजन सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और आज हम कवर करने जा रहे हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। राइट, तो ये वीडियो 1996 से 2025 के सभी क्वेश्चंस को इस टॉपिक के PYQs को कवर करेगी और इस वीडियो को आप एफिशिएंटली यूज करने के लिए 1.25 या 1.5x पर देखें और साथ ही साथ आप इसको अपने फ्री टाइम में यूज़ करें, इंटीग्रेट करें। फ्री टाइम का मतलब क्या है, जैसे कि ट्रैवलिंग में यूज़ करें या कुकिंग एटसेट्रा में यूज़ करें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1995 का, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम मैनर एज, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो उस मैनर में सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू, उसी मैनर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाएगा। जज ऑफ हाई कोर्ट नो, गलत जवाब है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो इंटायरली प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते हैं, और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये भी नहीं। राइट आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1996, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। आइए एक करके समझते हैं। आर्टिकल 322 क्या है? तो ये आर्टिकल है कि जो फंड्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज्ड का मतलब होता है कि दे आर बियॉन्ड द वोटिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में बी। आर्टिकल 323 क्या होता है? तो 323 कहता है कि जो रिपोर्ट होगी यूपीएससी की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को एनुअली सबमिट की जाएगी, सबमिट करेंगे वो लोग। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आर्टिकल 324, यस यही करेक्ट है। यही कहता है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, बेसिकली दिस आर्टिकल एस्टैब्लिशेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ से पावर ड्रॉ करता है? तो आर्टिकल 324 के कारण ही इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राइट, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर ड्रॉ करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 या 1951। आर्टिकल 325 क्या कहता है? ये कहता है कि नो पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल इन इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, राइट, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। राइट, तो इनके बेस पे कोई भी नॉन एलिजिबल नहीं होगा। राइट, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 97 का क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शंस टू, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शंस कराता है? पार्लियामेंट ओनली, तो जी नहीं, गलत जवाब है। स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, जी नहीं, ये भी गलत जवाब है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ओनली, नो। तो करेक्ट आंसर क्या है? पार्लियामेंट भी कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कराता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी कराता है। राइट, करेक्ट आंसर। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के नहीं कराता है, याद रखना है। 98 का क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? तो आर्टिकल 324 क्लियरली मेंशन करता है कि इलेक्शन कमीशन होगा, और इसी के तहत इलेक्शन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 25 जनवरी 1950 को, यानी 1 डे बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, यानी 1950 से डिराइव करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर। ये जवाब सही है, तो जी नहीं, ये गलत है। इसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से भी आती है, और इसकी पावर 1950 के एक्ट से भी आती है, और 1951 के से भी आती है। तो ये गलत है, ये सही है, हेंस वन ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जैसे ही नॉट आएगा आपको फिजिकल पेपर मिलेगा, हाईलाइट कर लेना है। नॉट ए फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। किस किस के लिए? तो पार्लियामेंट के लिए, स्टेट असेंबली के लिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, हेंस यही द करेक्ट ऑप्शन है। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ये तो है ही सिंपल। तो ये कौन करेगा डिलिमिटेशन? तो इसके लिए अलग से एक पैनल बनता है, डिलिमिटेशन पैनल, वो करता है। 2000 का क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 डील्स विद, 1951 किससे डील करता है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज? तो जी नहीं, इससे नहीं करता है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए? यस, इससे डील करता है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, इससे डील करता है? तो जी नहीं, ये तो शेड्यूल 4 में है, इससे डील नहीं करता है। अमेंडमेंट ऑफ इलेक्टोरल रूल्स? नो, नो बिजनेस अमेंडमेंट ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। 2001 का क्वेश्चन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इन इंडिया मीन्स? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब इंडिया में क्या है? एवरी सिटीजन अबव 21 ईयर्स कैन वोट? नो, ऐसा तो पहले था, राइट? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव 18 ईयर्स कैन वोट। जी हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, यही करेक्ट ऑप्शन है। पहले ऐसा था 21 ईयर्स कैन वोट, फिर क्या हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, राइट? और 1988 में उसने बात कही कि 21 ईयर्स से कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया। ओनली लिटरेट सिटीजन्स कैन वोट? नो। ओनली टैक्स पेयर्स कैन वोट? नो। नेक्स्ट देखते हैं, 2002 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालिफाइज? देखिए डिस्क्वालिफाइज है, एक निगेशन का वर्ड है, तुरंत हाईलाइट कर लेना है। अ पर्सन फ्रॉम बीइंग चूजन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कौन सा इसमें से डिस्क्वालिफिकेशन? आइए देखते हैं क्या करके। इस पर नीचे शुरू करते हैं। बीइंग अ वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये डिस्क्वालिफिकेशन है? जी नहीं, ये तो क्वालिफिकेशन है। आप कहीं भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, बस कहीं पे भी मेंबर होना चाहिए, इसलिए बहुत लोग 2 सीट से भी लड़ते हैं। बीइंग मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो एलिजिबिलिटी है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? हमें तो डिस्क्वालिफिकेशन ढूंढना है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी एलिजिबिलिटी है। डिसक्वालीफाई क्या करता है? होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। यस, दिस इज द करेक्ट। ये कहाँ मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है आर्टिकल 102 में। वो ये कहता है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, definition of the office of profit not provided in Constitution of India. So office of profit is only the term is used but no definition provided. तो definition कहाँ से आई? Judicial interpretation से आई। 2004 का क्वेश्चन है, which one of the following statement is correct? right? तो आइए देखते हैं कि करके। The election commission is responsible for delimitation of constituencies? No, ये तो delimitation commission करता है। इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन? यस, बिल्कुल सही है, आगे देखते हैं। इलेक्शन सिंबल्स आर अलॉटेड बाय पार्लियामेंट? जी नहीं, पार्लियामेंट तो खुद ही चुन कर आती है। पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दे आर रजिस्टर्ड, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। बी। याद रखना है आपको, आपका सबसे बड़ा साथी, नॉलेज से भी बड़ा साथी आपका कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का साथ नहीं छोड़ना है। आगे चलते हैं, 2005 का क्वेश्चन, which one of the following statements is correct? Number 1, the election commission of India is responsible for the preparation of electoral rolls for all elections? क्या all elections के लिए है? all elections का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। all elections में पंचायत काउंट होगा कि नहीं होगा? तो जी हाँ, होगा। इंडिया में कॉन्सेप्ट क्या है? सिंगल इलेक्टोरल रोल। उसी इलेक्टोरल रोल से पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज के भी चुनाव होते हैं, उसी इलेक्टोरल रोल से स्टेट लेजिस्लेचर के भी होते हैं, और उसी से पार्लियामेंट के भी चुनाव होते हैं। इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पार्लियामेंट? एब्सोल्युटली नॉट, बाय इलेक्शन कमीशन। ये दो से हमें पता चल गया कि इन दोनों में से एक तो करेक्ट होगा। इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली? एब्सोल्युटली नॉट। इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज? ये तो हो ही नहीं सकता, तो ए इज द ऑप्शन है। याद रखना है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो
सिंगल होता है अपने कंट्री में, वही शेयर होता है तीनों इलेक्शंस में। नेक्स्ट देखते हैं, 2006 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन की एडवाइस कौन देगा? तो आर्टिकल 103 में मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन ही एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को। क्या प्रेसिडेंट बाइंड है? सेकंड स्टेटमेंट यही कहता है, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। The correct answer is yes, it is binding. So both 1 and 2 are correct. Next question. The Representation of the People's Act 1950 provides for। 1950 एक्ट क्या कहता है? तो सबसे पहले कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। नो, ये तो शेड्यूल 4 में डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन की। देन इट सेज प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, नो। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, नो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी? एब्सोल्युटली नॉट। ये किस टाइप की बॉडी है? हम तो जानते हैं कि आर्टिकल 324 में डिफाइंड है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना एग्जीक्यूटिव है ना जुडिशियल बॉडी। इसलिए हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, राइट? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इलेक्शंस। अब पार्ट में से छांटना है, आइए एक एक करके चलते हैं। पार्ट 14, पार्ट 14 क्या होता है? पार्ट 14 होता है स्पेशल सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड पीएससी, तो ये नहीं होगा। पार्ट 15 क्या होता है? तो पार्ट 15, तो जी हाँ, पार्ट 15 ही इलेक्शंस के बारे में होता है, यही करेक्ट ऑप्शन है, ये इलेक्शंस के बारे में है। और 14 क्या हुआ? ये हुआ स्पेशल, ये सारी पीपीटीज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्विसेज। पार्ट 16 क्या है? तो पार्ट 16 कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, इसी में SC/ST का रिजर्वेशन आता है। पार्ट 17 क्या कहता है? पार्ट 17 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन एंड रीजनल लैंग्वेज, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी पार्ट 15। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 2010 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन टू पंचायत्स, एब्सोल्युटली नॉट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शंस टू म्युनिसिपैलिटीज, नहीं। ये कौन कराता है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के दोनों के इलेक्शंस कौन कराता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सी बॉडी है जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कराती है, कमेंट इट। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यस, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन कमीशन कराता है। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नो, इसमें तो इलेक्टोरल रोल ही अलग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा काम इसमें से नहीं है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, तो जी हाँ है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जी हाँ ये भी है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये नहीं है, हेंस यही दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए क्या होता है? डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो है ही। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स इलेक्शंस शेड्यूल्स, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एलोकेट्स सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज, जी हाँ ये बात भी सही है, सिंबल एंड ऑल्सो
names and also resolves the dispute related to it. Hence, both 1 and 2 are correct. Next, what is the minimum age prescribed for the by the Constitution of India to contest elections to Lok Sabha? लोकसभा चुनाव के लिए कितनी एज है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल इन नेचर है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। 25 ईयर्स है। 30 ईयर्स किसके लिए? 30 ईयर्स है राज्यसभा के लिए। 35 ईयर्स किसके लिए? ये है प्रेसिडेंट के लिए। 20 ईयर्स किसके लिए है? 21 ईयर्स, तो ये है पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, राइट। नेक्स्ट 14 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इट प्रोवाइड्स फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन की बात करता है। इट लेज डाउन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ये बात सही है? जी हाँ, ये बात भी सही है, ऐसा ही करता है। इट थर्ड है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल इज अनदर वे ऑफ सेइंग लोकसभा। यानी लोकसभा में सीट एलोकेशन की बात करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये बात कौन करता है? ये बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स 1950, नॉट 51, दो आए थे। तो तीसरा इनकरेक्ट हुआ। तो देखिए, अगर हमने एक भी गलत पकड़ लिया होता ना, यहाँ तीसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ तीसरा, ये ऐसे ही कट जाते हैं। कॉमन सेंस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में है। The Election Commission of India is responsible for the conduct of elections to पंचायत? Absolutely not. कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है। ये कहाँ मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड आर्टिकल 243 के में पंचायत के लिए और आर्टिकल 243 जेड ए में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। हेंस ओनली वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 16 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत रिपीट होते हैं इस टॉपिक के, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। With reference to the Election Commission of India, consider the following statements. Number 1, the election commissioner enjoys the same status and receives salary and perks as available to the judges of the Supreme Court. Yes, बिल्कुल सही। The chief election commissioner can be removed from office only through impeachment by parliament. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। impeachment के तहत ही हटाए जा सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शंस टू द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, करता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात भी सही है भाई, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज अ प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल इलेक्शन फंड। अच्छा, नेशनल इलेक्शन फंड का एस्टैब्लिशमेंट का है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। इस तरह का ऐसा कोई फंड भी नहीं है, कोई भी ऐसा फंड नहीं है। द पॉलिटिकल इलेक्शन फंड्स आर फाइनेंस्ड बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। बिल्कुल सही बात है, लोग चंदा देते हैं तभी तो। द नेशनल इलेक्शन फंड इज रेगुलेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नो, ऐसा कोई फंड ही नहीं है। तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, 19 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल सही बात है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एंड दिस इज पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी 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 रिपीटेटिव इन नेचर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नो, ये तो डिलिमिटेशन कमीशन करता है। और ये क्वेश्चन नॉट ओनली यूपीएससी, यूपीएससी तो है ही, मैनी स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन बहुत आता है।
राइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ये 2020 का क्वेश्चन है। देखिए आप ध्यान देंगे हर साल ये थीम्स रिपीट हो रही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? कॉमन सेंस यूज करना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आएगा, तब तो नॉमिनेशन होगा। ये आपका यहीं कट गया, ये आपका यहीं कट गया। इन दोनों में पहले नोटिफिकेशन फिर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी किसकी? स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस टू कंटेस्ट, टू कंटेस्ट। तो पहले नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन होगा, तभी तो उसको स्क्रूटनी होगी और पॉलिंग होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ये तो वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन है एक्चुअली। नेक्स्ट देखते हैं, 21 का क्वेश्चन है। हर साल लगभग लगभग रिपीट होते हैं इसके क्वेश्चंस। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज। डी रजिस्टर, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डी रजिस्टर कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को? जी नहीं, नहीं कर सकता। ध्यान देना है, डी रजिस्टर नहीं कर सकता, डी रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये कर सकता है। इसका मतलब क्या है? वो पार्टी अपना नेशनल या स्टेट पार्टी का स्टेटस लूज कर देगी, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस लूज कर देगी, रिजर्व्ड सिंबल लूज कर देगी, लेकिन डी रजिस्टर यानी बैन नहीं कर सकते, जो अभी बांग्लादेश में हुआ या पाकिस्तान में हुआ। बहुत सोच समझकर हमारा संविधान बनाया गया है दोस्तों। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तो अलॉट करेगा। तो और डिस्प्यूट्स भी वही सॉल्व करता है। नेक्स्ट देखते हैं, 22 का क्वेश्चन है। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू पंचायत इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल सही बात है भाई। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू म्युनिसिपैलिटीज, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू म्युनिसिपैलिटीज is the responsibility of election commission of India? Absolutely not. ये भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। कितना सिंपल है ना, एक बार आपने इसको समझ लिया ना तो ये लॉलीपॉप जैसा है, वन ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, 23 का क्वेश्चन है। कोई साल नागा नहीं हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ध्यान देना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है? तो प्रेजेंट स्टेटस है स्क्रैप्ड, अब नहीं है, उस समय थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी परचेस्ड बाय इंडिविजुअल एंड कंपनीज, यानी कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी खरीद सकती है, बिल्कुल खरीद सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको इशू करता है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, और एसबीआई की सेलेक्टेड ब्रांचेस से मिलते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी इनकैश्ड ओनली बाय एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी सिर्फ एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश कर सकती हैं। सॉरी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है थ्रू इट्स सेलेक्टेड ब्रांचेस। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी इनकैश्ड ओनली बाय एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज। यस भाई, जिसको मिला है वही करेगा ना, कॉमन सेंस। 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू इलेक्शंस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एनफोर्स्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कौन एनफोर्स करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। The Model Code of Conduct has statutory backing under the Representation of Peoples Act 1951। नहीं, आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज नो स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। कहीं कोई बैकिंग नहीं है, ये तो आपस में एग्रीमेंट है। इसलिए आप देखते हैं वायलेशंस पे भी कुछ बहुत ज्यादा कभी कभी नहीं होता है। हैंस ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, राइट, हमसे कनेक्टेड रहें, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कि हमें लेक्चर में क्या क्या और इम्प्रूवमेंट आ सकती है।